हाई स्मार्ट पीपल, सो यूर मोस्ट वेलकम हेयर। अब तक हम आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर। होपफुली आपने लेक्चर पूरा देखा होगा, नहीं देखा जाके देखो। और आज हम आ चुके हैं आपके एक और नया सेशन के साथ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप 100 PYQs के बारे में। यस, आज हम 100 सवाल लेंगे, वो सारे सवाल हम लगाने वाले हैं। एंड आई अश्योर यू दिस कि आपने ये सारे सवाल अगर लगा लिए ना एक बार, तो आई डोंट फील कि जब आप कोई बुक या कोई क्वेश्चन उठा रहे होंगे इस चैप्टर में से, तो उसके सवाल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये मेरी नज़रों के सामने से गुजरा नहीं है। सारे सवाल आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाएंगे आज। एंड ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ये कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं है ना, दीज आर गुड क्वेश्चंस। तो इसमें आपकी थिंकिंग प्रोसेस लगेगा, आपने चैप्टर जो पढ़ा हुआ है वो साथ साथ में रिवाइज भी होता रहेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि यार चैप्टर को इस बार ना थ्योरी के साथ रिवाइज ना करके सवालों के साथ रिवाइज किया जाए, तो यार यू आर एट द राइट प्लेस। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। एंड आई अश्योर यू कि आपने अगर ये सारे सवाल लगा लिए ना, तो इसके बाद इस चैप्टर से तो कोई सवाल जो नीट एग्जामिनेशन में आने वाला होगा वो नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन। एंड आई सजेस्ट यू कि पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा, है ना, और पॉज करना वीडियो को, खुद से अटैम्प्ट देना, थिंक व्हाट कुड बी द आंसर ABCD, और फिर हम साथ में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हर सवाल में वीडियो को पॉज करना है, सवाल का जवाब खुद से निकालना है और फिर क्रॉस चेक करना है कि यार मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग, आप पहले क्वेश्चन खुद से रीड कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा। एंड नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करना बट विदाउट द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, राइट। लेकिन अगर हम लिपिड से या प्रोटीन से अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। और लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स को तोड़ना, और प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन्स को तोड़ना। तो इनको तोड़ के अगर ग्लूकोज बनाया जा रहा है तो ये कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, AB दोनों या फिर नन ऑफ दीज। सो इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड थी, राइट। जिस एड्रीनल ग्लैंड के 3 पार्ट्स थे, सबसे इनर वाला पार्ट तो जिसे आप मेडुला कहते हो, वो तो अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बाकी इसके 3 जोन थे। फर्स्ट जोन इज जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोन इज जोन ऑफ वेसिकुलेटा, एंड थर्ड वन इज जोन ऑफ रेटिकुलरिस। आउटर मोस्ट जोन जो है जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सेकेंड जो जोन था, जोन ऑफ वेसिकुलेटा, वो बनाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स। और ये वाले हार्मोन्स जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। ये शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीनों ही काम, मतलब लिपिड्स को और इसको तोड़ना और इसकी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना या उसका मेटाबॉलिज्म करना, उसमें कौन इन्वॉल्व है, पहला हार्मोन जो है इन्वॉल्व होता है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेशन, इनका फंक्शन इसमें होता है, राइट। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। आते हैं अगले सवाल पे। होपफुली आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है PTH, PTH स्टैंड्स फॉर, नाउ इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि यार फुल फॉर्म तो हमें आनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म्स भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि PTH, MSH का मतलब क्या होता है, TCT का मतलब क्या होता है, STH का मतलब क्या होता है, राइट। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो PTH स्टैंड्स फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। नाउ गेस कौन है जो इस हार्मोन को निकालता होगा। तो आपको पता है कि आपके नेक रीजन में एक थायराइड ग्लैंड होती है, जिस थायराइड ग्लैंड के डोर्सल वाले पार्ट पे 4 और छोटी छोटी सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसे आप कहते हो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो बनाती हैं क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसका मेन काम क्या होता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर दे। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये होता है ऐसा काम। तो आप कह सकते हो ये हाइपर कैल्सियमिक इफेक्ट देगा या फिर हाइपोकैल्सिमिक। तो ये इंक्रीज कर रहा है आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल, इट मीन्स इट इज गोइंग टू शो द हाइपरग्लाइसेमिक, राइट। तो ऑप्शन नंबर A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ कौन है जो हाइपोक्लाइसेमिक कैल्सियमिक इफेक्ट शो करता है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर देगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CTC, है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे। इट्स एक्चुअली TCT, थायरोकैल्सिटोनिन।
अगला सवाल देखो भाई, हो गया, वीडियो को पॉज करो, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन और एन रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज कौन करवाता है, जहाँ पे वो स्टोर भी होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और वहाँ से फिर वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये काम होता है आपके एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, जो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, वो अपने खुद के हार्मोन्स बना सकता है, लेकिन पीछे वाला जो है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके पास ऐसा फंक्शन है कि यार वो अपने हार्मोन्स नहीं बनाता, वो बिल्कुल लेजी है ना, वो अपने कुछ हार्मोन्स नहीं बनाएगा, बस जो ऊपर से आ रहा है उसी को पास कर देगा। ठीक है, तो ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम, जो कि न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है या फिर अपने पास स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट पेयर्ड करेक्टली, कौन सा सही करेक्टली पेयर्ड नहीं हो रखा है, तो मिक्सोडीमा, सोलोन फेशियल टिश्यू। आपको पता है कि मिक्सोडीमा और किटिनिज्म ये कौन से डिसऑर्डर्स है, दे आर द डिसऑर्डर्स ऑफ, ये दोनों ही डिसऑर्डर्स कौन से हैं, ये दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। और ग्रेव डिसीज किसका डिसऑर्डर है, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रेव डिसीज को हम एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं, ये आप जानते हैं। किटिनिज्म में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब इसमें T3 T4 कम हो गया है, और जब T3 T4 जो है वो कम हो जाएगा तो T3 T4 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्सुअल, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। तो अगर ये कम हो जाएंगे तो मेंटल ग्रोथ कम हो जाएगी, सही है। बड़ों में, एडल्ट्स में क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी चाइल्डहुड में तो ये हो जाएगा, एडल्ट में कमी होगी तो मिक्सोडीमा, जिसमें क्या हो जाएगा, फेस जो है वो फ्लफी बन जाएगा, स्वेल कर जाएगा फेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमने तीनों डिसऑर्डर्स पढ़े थे लेक्चर में। इसके अलावा इंसुलिन जो होता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन जो है आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रेज मतलब इंक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच इज़ रॉन्ग, ये है आपका रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा है कि टायरोसिन जो है इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर मतलब टायरोसिन से क्या बनता है, तो कौन सा हार्मोन है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 4 कैटेगरीज पढ़ाई हैं और वही मैंने ट्रिक बताई है आपको याद करने की, है ना। तो 4 कैटेगरीज कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले वाले होते हैं आपके पास अमाइनो एसिड हार्मोन्स, दूसरे होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, तीसरे होते हैं आपके थायराइड हार्मोन्स T3 T4, और चौथे होते हैं आपके जिसे आप कहते हो व्हाट, स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें से आज के बाद आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग की जो 2 कैटेगरी हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये आपके दोनों ही फास्ट एक्टिंग होते हैं, या वो बातें छोड़ दो, पहले से इतना ध्यान रखो कि हमारे इस सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया कौन सा वाला टायरोसिन डेरिवेटिव है। तो इसमें आपको पता है 2 हार्मोन्स आते हैं, एक को आप कहते हो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही हार्मोन्स कैसे हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव है। और एक थायराइड हार्मोन में जो T3 T4 आता है वो भी कैसा है, उसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, मगर दिस इज ऑल्सो टायरोसिन डेरिवेटिव। तो ये 2 हार्मोन्स तो बॉस कैसे हैं आपके, 3 हार्मोन्स ये टायरोसिन डेरिवेटिव है। इसके अलावा एक हार्मोन और है आपका जिसे आप कहते हो मेलाटोनिन, और ये जो होता है ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होता है। तो ये 3-4 बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं कि यार एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कैसे हैं आपके, दीज आर द टायरोसिन डेरिवेटिव्स, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टेरॉइड्स में आता है। ठीक है, तो वो तो नहीं होगा आंसर, तो बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर, राइट। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 6 क्वेश्चन कह रहा है सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस। तो आपको बताना है कैल्शियम बैलेंस में इनमें से किसका रोल होता है, राइट। कौन है जो इन तीनों हार्मोन में से कैल्शियम का बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि यार कैल्शियम की जब बात होगी ना आपकी बॉडी के अंदर, तो कौन से 2 ग्लैंड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, किनका नाम याद किया जाएगा। पहला है आपका थायराइड ग्लैंड और दूसरा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें से जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ये 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक होता है आपका TCD, एक होता है T3 T4। ये आपका एक रिलीज़ करता है TCD विच इज़ थायरोकैल्सिटोनिन, और T3 T4 पैराथायरॉयड जो है ये रिलीज़ करता है हार्मोन जिसे आप कहते हो PTH विच इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके,
अब इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं? T3 T4 जो है इसके पास बहुत फंक्शन है, ये बहुत बिजी है ना, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं। TCT जो होता है ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, तो ये कैल्शियम को बैलेंस करने में रोल प्ले करेगा या कैल्शियम को रेगुलेट करने में, ठीक है। मान लो कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया तो इसे कम कर देगा, ठीक है। और PTH होता है, ये क्या करता है? ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है। तो अगर मान लो ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत कम है तो उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो NCERT में ये खास तौर पे लिखा हुआ है कि यार जो TCT होता है वो आपके कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है, PTH जो होता है ये कैल्शियम के बैलेंस में हेल्प करता है। T3 T4 का कोई कैल्शियम का रोल नहीं दिया है NCERT में, लेकिन वैसे आपको पता है कैल्शियम रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, मगर NCERT में मेंशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT वी कैन से TCT और PTH ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों आपस में मिलके आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, NCERT बेस्ड, इसको ध्यान से करना है अपने को। अगला सवाल कह रहा है विच रेगुलेट्स द सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द बोन। कौन है जो आपकी बोन्स की ग्रोथ करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा और सेल डिवीजन करवाएगा? देखें, प्रोलैक्टिन आपको पता क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन करेगा। जो आपका STH है आप कहते हो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ना, इसी का एक और नाम होता है जिसे आप कहते हो ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ही तो है जो आपकी बॉडी में बोन की एलोंगेशन करवाएगा या फिर प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाएगा, राइट। ये सारे काम कौन करवाता है? STH, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी GnRH जो होता है ये आपको पता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, और STH तो रोल प्ले नहीं करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट कह रहा है इंसुलिन इज, बताओ, अभी तो बहुत ईजी है ना। इंसुलिन क्या करता है आपकी बॉडी में? आपको पता है ब्लड के अंदर इंसुलिन जो होता है वो एक्सेस ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है, या आप ये कह सकते हो कि आपके जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा ताकि सेल्स ग्लूकोज को खा ले, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसका फंक्शन होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है उसका लेवल कम कर दे, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, क्या ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है? यस सर, ये तो काम होता है इंसुलिन का। इसलिए जो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है तो मतलब उनकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम, जो इन हार्मोन है विच इज़ इंसुलिन, वो काम नहीं कर पाता, है ना। तो इन सच कंडीशंस द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो उस केस में उनको मीठा खाने के बाद या तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या फिर मीठा खाना उनके लिए अलाउ नहीं होता, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तीसरा, क्या ये एडिपोज टिश्यू में और हिपेटोसाइट्स में काम करता है? बिल्कुल सही है, ये इनका साइट ऑफ एक्शन होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हैव सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सिमिलर टू पैराथायरॉयड। इन चारों में से कौन सा वाला वाइटामिन जो है वो अ काइंड ऑफ अ सिमिलर इफेक्ट शो करता है जो पैराथायरॉयड कर रहा होता है? अब पहले याद करो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या काम करता है। तो जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका फंक्शन होता है कि भाई मैं तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर दूंगा, है ना। अपने को ज़्यादा काम पसंद नहीं है, इसका बस एक ही काम है, ही इज़ नॉट अ मल्टीटास्कर कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। सारे काम नहीं करता, ये बस एक ही काम करता है, ठीक है। सेम फॉर यू, यू हैव ओनली वन वर्क। अब तुम अगर खुद अपने आप को इन्वॉल्व करोगे मल्टीटास्किंग में कि यार मैं घर की सब्जी भी लेके आ रहता हूँ, है ना, मम्मी की मदद भी कर देता हूँ, पापा के लिए ये काम भी कर देता हूँ, भाई बहन के लिए खाना बना देता हूँ, सारे काम करने बैठोगे तो यार पढ़ाई कब करोगे? तो यू हैव ओनली वन टास्क एट दिस टाइम। ये पूरा साल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इस एक साल में तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, जस्ट टू स्टडी। तो बैठो और सिर्फ पढ़ाई करो, राइट। कुछ दिनों के लिए अगर किसी रिश्तेदार की फैमिली में नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खेलोगे कम तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना वीडियो गेम कम खेलोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया कम चलाओगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कम करोगे ना तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? भाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है वो थोड़ा सा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से लिंक हो रखा है, लेकिन वो चैप्टर आपके इसमें से डिलीट हो चुका है। सो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन डी का भी एक काम होता है कि वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये काम किसका होता है? विटामिन डी का आपकी बॉडी के अंदर। और पैराथायरॉयड हार्मोन का भी सेम काम है कि कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, है ना। तो दे बोथ आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ सिमिलर फंक्शन, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है? पढ़ो सवाल को, ट्राई बाय योरसेल्फ। कौन है जो कैलोरीजेनिक इफेक्ट को शो करता है? थायरॉक्सिन, एफएसएच, इंसुलिन या फिर ऑल ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर इज इंसुलिन, ठीक है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट क्या होता है? मतलब आपके सेल्स तक ग्लूकोज को प्रोवाइड करवाना। और ये काम कौन करता है कि भाई आपके ब्लड में से जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको निकाल के सेल्स को प्रोवाइड कर देगा कि भाई सेल तू खा ले।
ये सेल्स के लिए मेहरबान है, उसका भगवान है ना, कि वो सबको सेल्स को खाना खिलाता है ताकि वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो सके। तो ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है कौन? इंसुलिन। और यही होता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी इज बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ, अगर मान लो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा? नाउ दीज आर द डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े थे। 2 डिसऑर्डर्स थे आपके, एक था टेटनी, है ना, एक टेटनी और एक था ऑस्टियोपोरोसिस। टेटनी एंड ऑस्टियोपोरोसिस। टेटनी क्या करता है? टेटनी जो होता है ये आपके बॉडी के अंदर अगर मान लो कैल्शियम लेवल जो है कम है, सो इन सच केस, है ना, कांस्टेंट यू कैन से कांस्टेंट स्टिमुलेशन कॉज कर देगा। इरिवेल एक तरीके से आप कह सकते हो बॉडी के अंदर जो आपकी मसल्स है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, वो एक ही स्टेट में सस्टेन हो जाएंगी। सो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज टेटनी। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जब बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, तो अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया तो इन दैट केस क्या है कि बोन्स वीक हो गए होंगे, बिकॉज बोन्स में से ही तो कैल्शियम निकाला गया होगा ना, तब उसे ब्लड में डाला गया है। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, कैल्शियम ब्लड में कम है तो टेटनी होने के चांसेस है। तो लो कैल्शियम से कौन रिलेटेड है? ए। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ पाइनियल बॉडी। बहुत ईजी है, तो नो नीड टू एक्सप्लेन यू। पाइनियल बॉडी जो है ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन, जिसके बतेरे काम है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बतेरे बहुत सारे काम है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर स्लीप अवेक साइकिल, डाई यूरिनल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करती है। तीसरा, अर्ली प्यूबर्टी लेके आती है ना। लोअर वर्टिब्रेट्स में पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे काम इसके होते हैं लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग ऑफ स्किन के लिए। ठीक है, तो लाइटनिंग ऑफ स्किन जो ऐसा काम होता है किसमें? लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, एंड दिस इज एंटागोनिस्टिक टू, इट इज एंटागोनिस्टिक टू MSH। MSH जो है वो बॉडी के कलर को इंक्रीज करता है, मतलब डार्कनेस या डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लाइट कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर एंटागोनिस्टिक। क्या सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करता है? यस सर। क्या प्यूबर्टी को भी रेगुलेट करता है? यस सर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल खुद से रीड करो, देखते हैं फिर। कह रहा है इंक्रीज हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया गया है, ताकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर दिया है ताकि ग्लूकोज आपकी सेल्स को मिल सके, खाना ठीक से मिल सके। ठीक है, होता है हमारे साथ भी लाइफ में कोई कंडीशन चल रही हो, इफ़ यू आर अ गुड ईटर, अगर आप इफ़ यू लाइक द फूड, तो दुनिया में कंडीशन कुछ भी हो, है ना, लेकिन अपने को पेट भर के खाना ज़रूर खाना है। तो ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी की, भले ही सामने शेर खड़ा हो, सामने ज़ॉम्बी आ रखा हो, कुछ भी हो रखा हो, लेकिन अपने को पेट भर के खाना खाना है। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि जब आपकी बॉडी जो है वो एकदम से ऐसी कंडीशन में है कि यार कुछ बुरा हो गया है ना, तो यू आर इन द एमरजेंसी कंडीशन, तो उस केस में बॉडी बोलती है कि चल ठीक है यार, मतलब आगे पीछे जो भी कुछ हो रहा है एटलीस्ट सेल को खाना तो ठीक से पहुंचा दो ताकि वो ढंग से काम कर सकें। तो उस केस में आप कह सकते हो कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ के, ऐसी एमरजेंसी कंडीशन में ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन जाता है और फिर वो आपकी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब बताओ भाई, तो सिंपल सा काम है, ये 2 ही चीज़ें कर सकता है आपकी बॉडी में, एक तो एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन, जो आपकी बॉडी में एकदम से, है ना, हाफने वाली कंडीशन आती है। तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, हाफ रहे हो, और ये क्या होगा, है ना, एग्ज़ाम लिखना है मुझे, मास्टर बोलता है कि पढ़ ले चुपचाप, है ना, तो मम्मी पापा के पास और मास्टर के पास सिर्फ एक ही इलाज है, उनके पास खुली छूट है धमकी देने की कि बेटा पिटाई कर देंगे तेरी, है ना, तो वही सेम कंडीशन होती है। तो अब बताओ, अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, ग्लूकोज या हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोलामिन्स, राइट। ये क्या है, डेरिवेटिव है एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, है ना, टायरोसिन जो है ये फॉर्म करता है। तो इन दोनों का अगर ये प्रिकर्सर है और यही तो है हार्मोन जो आपकी बॉडी में हार्ट रेट को और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेंगे, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी पीटीएच तो करता नहीं है आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज, ठीक है, और टीसीटी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, वो कर सकता है लेकिन वो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, थाइमोसिन जो है ये तो आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज करता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका काम आपको पहले ही ध्यान रखना है, दैट इज कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना ब्लड के अंदर। बताओ अब इससे कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, सोच लिया, देखें आंसर। देखो, अगर ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है ना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो ये कैल्शियम कहाँ से ला रहा होगा,
पहला बोन से खींच के कैल्शियम लेके आ सकता है, दूसरा इंटेस्टाइन से कैल्शियम खींच के लेके आ सकता है, और तीसरा किडनी के अंदर जो कैल्शियम जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने वाला है उस किडनी से ये कैल्शियम को खींच लेगा। तो 3 साइट है जहाँ से ये कैल्शियम खींच के आपके ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज कर सकता है, एंड दोज 3 साइट इज फर्स्ट किडनी, सेकेंड बोन एंड थर्ड वन इज योर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये सेम है क्या? अच्छा, मसल्स भी तो होगा, मसल से भी खा सकता है ना, मसल्स में आपको पता है कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है, तो वहाँ से वो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिससे कि मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, डिक्रीज इन द कैल्शियम लेवल इज कॉज बाय, सब जानते हैं यार, आपकी बॉडी में कैल्शियम कम करना है तो कैल्सिटोनिन, और अगर इंक्रीज करना है तो पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या करता है बॉडी में थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज T3 या फिर T4। T4 को हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म, जिसका एक काम होता है BMR को मेंटेन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि वैसे आपको पता है कि यार ग्रोथ के लिए भी ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ये बॉडी में मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, है ना, आपके ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, ये सारे काम होंगे इसके, बट प्रायोरिटी पर अगर देखा जाए हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसे एक ऑप्शन में क्या होना चाहिए, तो वो है आपका कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ये मेन काम है इसका। नेक्स्ट, हैसल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं बॉडी के अंदर? हैसल सेल्स हैं क्या? दीज आर द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, वैसे आपको पता होगा कि यार आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पे सेल्स पाई जाती हैं जो कि ईटर सेल्स होती हैं, जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, राइट। अब वो जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो खाने वाली सेल्स हैं, वो आप कह सकते हो एक तरीके से वो डिफरेंट जगहों पे पाई जाती है ना, तो उसका नाम पड़ जाता है। तो जो फैगोसिटिक सेल्स होती है, अगर मान लो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं डस्ट सेल्स। ब्रेन में है तो उसे कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। अगर को मान लो वो आपके थाइमस में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हो क्या? हैसल सेल्स। ठीक है, अगर आपकी वो स्किन में प्रेजेंट है तो उसे लैंगहेरन सेल्स कहते हैं। तो डिफरेंट बेसिस ऑन द लोकेशन उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन जो है कौन सिक्रीट करता है? फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा हमने, एड्रिनल ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर मोस्ट, सेट, बोलो मेरे साथ, आउटर मोस्ट कौन सा होता है? ग्लोमेरुलोसा। उसके अंदर वाला जोन ऑफ फेसिकुलेटा, सबसे अंदर वाला जोन ऑफ रेटिकुलरिस। ठीक है, आउटर मोस्ट ग्लोमेरुलोसा, उसके नीचे वाला फेसिकुलेटा, उसके नीचे वाला रेटिकुलरिस। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इससे निकलेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इससे निकलेगा सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसमें कौन सा आता है? कॉर्टिसोल। और इसमें कौन सा आता है? एंड्रोजन। अब लगा लो भाई क्या आंसर होगा, लगा लो भाई क्या आंसर होगा। तो एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन बोन बिकम द वीक इन द फीमेल्स। फीमेल्स में बोन्स जो है वो वीक पड़ जाती है, किस कारण से? तो गेस द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ईस्ट्रोजन। ठीक है, क्या होता है कि जब एक फीमेल जो है ना वो अपनी मेंस्ट्रुअल फेजेस में गुजर रही होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल फेजेस में अगर आपको लास्ट में याद हो तो क्या होता है? 14 डे पे ओवुलेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम जाना, पहले तो इंक्रीज़ होगा, है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिप मारता है, उस वजह से क्या होती है? एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। तो लास्ट वाले फेज़ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तभी तो फिर शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इन दौरों के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल जब कम जाता है ना, तो उस टाइम पे फीमेल्स की बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डेवलपमेंट करवाने के लिए ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसका लेवल कम जाएगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगी? बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेंस्ट्रुअल फेजेस में फीमेल को बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी फील होती है, वीकनेस फील होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। इनका लेवल कम हो गया है बॉडी के अंदर। ठीक है, और ब्लीडिंग तो हो ही रही है, तो ब्लड बहुत सारा फ्लो कर रहा है, इस वजह से भी उनको वीकनेस फील होती है, दैट इज़ ईस्ट्रोजन। तो फुल इसका कारण आप समझ चुके हैं, है ना। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है ADH डेफिशिएंसी शोज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर बॉडी में ADH की कमी हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर कमी हो जाए, देन विच डिसऑर्डर विल हैपन? तो बोथ A एंड B, दैट इज पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब होता है फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, दैट मीन्स बार बार सुसु जाना। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना,
यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। तो अगर बार बार यूरिनेशन हो रहा है, ऐसा होता है ना स्कूल में बचपन में कि अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, जो लेक्चर टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक काम करते हैं, सूसू चले जाते हैं ना, तो वी जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड वहाँ पे मस्त गप्पे लड़ रहे हैं, है ना। तो वॉशरूम 0 पीरियड तुम्हारा शायद लगता था कि नहीं, पता नहीं, हमारा तो 0 पीरियड लगता था। तो 0 पीरियड में हमारी बातें शुरू होती थी, उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड जैसे तैसे कटता था, फिर ब्रेक, फिर उसके बाद वॉशरूम, यही 2-3 ठिकाने होते थे मस्ती के। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से पॉलीयूरिया इज़ मल्टीपल या फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन होना। और पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पास कि यू नो थ्रस्ट, ठीक है। थर्स्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अब ओबियसली यार इतना बड़ा सुसु करोगे बाहर तो बॉडी में प्यास या पानी की डिहाइड्रेशन तो होगी ना, तो इन दैट केस पॉलीडिप्सिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कब होते हैं, व्हेनेवर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ADH डेफिशिएंसी, बिकॉज यही है जो पानी को रीएब्जॉर्ब करता है। अब ये पानी को रीएब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा, तो पानी बाहर निकलेगा। अब पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा तो फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। सो दिस इज़ द कंडीशन, ओके। नेक्स्ट, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटरेज जो है कौन कॉज करता है, तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं होता, कौन सा सिम्टम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। आपको पता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटरे या फिर जिसे आप ग्रेव डिसीज कहते हो, सोचो ये किसकी वजह से होती है। ऑप्शंस दूं, ये जो होती है ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। गैस किया, ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, है ना। जब बॉडी के अंदर क्या हो जाए, ब्लड में अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 की मात्रा ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटरे, जिसमें आपको पता है कि आपके जो आईज होंगे ना वो एकदम से ऐसे ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रोट्रूडिंग आईज हो जाएगी, मतलब बहुत बाहर उभरी हुई। तो ऐसा पर्सन जिसको ये बीमारी हो रखी है, आपको लगेगा कि वो मुझे घूर रहा है, तो कॉन्स्टेंट फ्रॉनिंग जो होता है मतलब घूरते रहना, ऐसा वाला आपको एहसास होगा उस पर्सन के प्रति। बट क्या करें ना, उसको बीमारी हो गई है वो वाली। तो वी कैन से फ्राइटनिंग लुक, मतलब डरावना लुक देना, या फिर प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल का बाहर उभर जाना। ये दोनों सिम्टम्स होते हैं किसके, इस वाली डिसीज़ के। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट द डिसऑर्डर, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला, एंड्रोजन एक्ट ऑन डैश, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। यू रीड इट बाय योरसेल्फ, देन विल सॉल्व इट टुगेदर। देखें, कह रहे हैं एंड्रोजन एक्ट ऑन डैश एंड इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर कॉल्ड बी। तो आपको पता है एंड्रोजन जो है वो किस पे काम करता है, आपके PNS पे, ANS पे, CNS पे या CNS पे, तो वो CNS पे काम करता है। तो अब CNS के ऑप्शंस दो हैं हमारे पास, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन पे तो काम करता है वो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर कॉल्ड डैश, तो क्या कहते हैं, जो मेल सेक्स डिज़ायर होती है कि व्हेनेवर अ मेल इज इन्वॉल्व इन द कॉइटस, सो देयर इज अ डिज़ायर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मेल सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है उसे कहते हैं लिबिडो। तो लिबिडो बॉस इन दोनों में आ रहा है। अब तीसरा देखते हैं, दिस हार्मोन प्रोड्यूसेस डैश इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो बताओ ये वाला जो हार्मोन है एंड्रोजन, आपको पता है इसे कहते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल इट, इसे हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जो कि मेल के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आएगा, मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, है ना, उनकी वॉइस को ब्रॉड कर देगा, थोड़ा सा यू नो पिच जो है उसकी लो कर देगा, हाई कर देगा, ये सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। अब एंड्रोजन जो है अगर ये मसल्स की ग्रोथ करवा रहा है, तो बताओ ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करेगा या कैटाबॉलिज्म, सोचो। एनाबॉलिज्म, राइट, बिकॉज प्रोटीन के जुड़ने से, एनाबॉलिज्म से ही आपकी मसल्स की ग्रोथ होगी, टूटने से नहीं होगी, ठीक है। तो वी कैन से ये एनाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है डाई यूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय। डाई यूरिनल रिदम मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर स्लीप अवेक साइकिल होती है ना, कि रात को टाइम से सोना, तो डाई यूरिनल मतलब होता है रात का समय। तो उस टाइम के लिए बताओ, थायराइड ग्लैंड, पाइनियल या पाइनियल ग्लैंड, यही तो है, मेलाटोनिन, स्लीप अवेक साइकिल। नेक्स्ट, हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर सिक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है ये कौन सिक्रेट करता है, तो आपको पता है कि ये पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक को आप कहते हो ADH या वेसोप्रेसिन, एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन्स निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसको बनाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने नहीं है, सिर्फ रिलीज किया है। बनते कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनको सिक्रीट किसने किया, मतलब रिलीज किसने करवाया, तो आप कह सकते हो किसने 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 न्यूरो हाइपोफाइसिस, विच इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगला,
द कंडीशन इन विच द पोटेशियम लेवल आर इंक्रीज, पोटेशियम लेवल इंक्रीज होने वाली कंडीशन को आप क्या कहते हो? तो आपको पता है इसके लिए कौन सा वाला हार्मोन एसोसिएटेड होगा? एल्डोस्टेरॉन। और बताओ एल्डोस्टेरॉन की जो बॉडी में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई होगी या फिर डिक्रीज? अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गया है तो कम हो गई होगी, बिकॉज आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को रिलीज़ करवाता है, मतलब कम करवाएगा। अब मैं कह रहा हूँ पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, मतलब ये सिक्रीट नहीं हो रहा होगा, बिकॉज ये जब सिक्रीट नहीं होगा तभी तो पोटेशियम ज़्यादा होगा। अगर ये सिक्रीट हो रहा होगा तो सोडियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन पोटेशियम अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये सिक्रीट नहीं हो पा रहा, मतलब हाइपो एल्डोरिज्म की एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से ये हो रहा होगा, है ना, जिसमें पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस कंडीशन? दिस इज कॉल्ड एज हाइपरकैलमिया। के लिखा हुआ है ना तो पोटेशियम समझ जाओ। अगर लिखा हुआ है हाइपरनेट्रीमिया, यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया। अगर लिखा हुआ है हाइपरनेट्रीमिया तो हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम। एन से एन लिखा हुआ है तो मतलब सोडियम समझ जाओ, ठीक है। सोडियम ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरनेट्रीमिया, पोटेशियम ज़्यादा है तो हाइपरकैलमिया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ACTH, GH, MSH, FSH, LH, ऑक्सीटोसिन। बताओ ये जो सारे हैं इनमें से कौन सा वाला प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है या कौन से वाले पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं? देखें क्या आंसर होगा इसका। देखो भाई, तो ACTH इज़ अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, FSH, LH और ये इसमें से FSH और LH जो है ना, बस ये तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स हैं, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। बाकी सारे जो हैं वो कैसे हैं? आपके प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। आपको पता है ADH, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों कैसे हैं? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, राइट। इसके अलावा MSH भी होगा आपका, GH भी और ये भी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा एक चार्ट है, इस चार्ट को देख के ढंग से याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको याद करना है इसमें से वो ये है कि बायोजेनिक कौन से होते हैं अमाइनो एसिड वाले। एक तो थायरॉक्सिन हो गया, इसके अलावा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये हो जाएगा, और एक मेलाटोनिन हो जाएगा, ठीक है, जो कि टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होते हैं, ट्रिप्टोफैन। दूसरा प्रोटीनेशियस हार्मोन्स कौन कौन से हैं आपके पास? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ACTH हो गया, GH, वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। ग्लाइकोप्रोटीन वाले के दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक हो गया FSH, एक LH और एक थायरोट्रोपिन्स T3, T4। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से होंगे? सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं आपसे कि द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय अल्फा एंड डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के पास जो है एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसके पास डिफरेंट सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, एक होती है डेल्टा सेल, एक होती है PP सेल्स, राइट। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती हैं? ग्लाइकोजन या ग्लूकागॉन, राइट। बीटा सेल्स रिलीज करती हैं आपका इंसुलिन सबसे ज़्यादा मात्रा में, राइट। इसके अलावा डेल्टा सेल्स रिलीज करती हैं क्या? डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, और ये PP हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसका काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करे, इसका काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज कम कर दे, इसका काम होता है कि ये इन दोनों को इनहिबिट कर दे। ये होता है इनके काम, ठीक है। अब कह रहा है कि अल्फा और डेल्टा क्या रिलीज करते हैं? तो अल्फा जो है वो रिलीज करेगी ग्लूकागॉन और ये रिलीज करेगी क्या? सोमैटोस्टैटिन। तो बताओ ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, अच्छा ये तो नेचर पूछ रहा है, इतना कुछ की जरूरत नहीं थी हमें, तो आप कहते हो सिंपली पॉलीपेप्टाइड, है ना, कि जो आपके पास ये सारे हार्मोन्स है कैसे हैं आपस में? पॉलीपेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। फिर आप चाहे बात करो ग्लूकागॉन की, इंसुलिन की या फिर सोमैटोस्टैटिन की। सोमैटोस्टैटिन जो है एक तो ये पैनक्रियास से निकलता है, दूसरा ये ब्रेन से भी निकलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है कि ये ग्लूकोज को इनहिबिट करने वाला है, बिकॉज पहला वाला जो हार्मोन था ग्लूकागॉन वो ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज करता है, ये इनहिबिट करेगा, सही स्टेटमेंट है। सेकंड, लेडिक सेल्स जो है ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करती हैं, ये गलत है। लेडिक सेल्स मेल्स में पाई जाती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, नॉट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है मेलाटोनिन जो है सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड, बिल्कुल सही। मिक्सोडीमा जो है वो थायराइड डिसऑर्डर है, यस। कौन सा वाला, हाइपो या हाइपर, तो इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज होती है जिसमें फ्लफी फेस हो जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो सिक्रीट करता है ACTH, दिस इज रॉन्ग बिकॉज न्यूरो हाइपोफाइसिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और ADH, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है चूज द ऑप्शंस विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई करेक्ट तो आपकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, खुद से लगाओ होपफुली, है ना, यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, है ना। वीडियो को पॉज करते रहना, साथ साथ में सॉल्व करना मेरे। कह रहा है द थायरॉयडिज्म कॉज इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सही है। अगर थायरॉयड T3 T4 कम हो जाएगा तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाएगी, सही है। हाइपर थायरॉयडिज्म एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, तो हाइपर थायरॉयडिज्म अगर बॉडी में T3 T4 बहुत ज़्यादा हो गया तो बॉडी की फिजियोलॉजी ऑब्वियसली, है ना, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज द क्रेटिनिज्म, सही है। नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज द गॉइट्रे, बिल्कुल सही है। इनकी अगर थायरॉयड की कमी होगी तो ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट विच वन लिवर मसल्स एंड एडिपोस, ये आपको सिखा चुका हूँ। इंसुलिन जो है वो आपके लिवर मसल्स और एडिपोस पे अफेक्ट शो करता है, काम करता है। ग्लूकागॉन जो है कौन सिक्रीट करता है आपको पता है, अल्फा सेल्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चे जनरली कंफ्यूज होता है कि अल्फा का कौन था, बीटा का कौन था, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। तो अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से इंसुलिन, ठीक है, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट द हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, हाइपो मतलब कम, तो कौन से हार्मोन के कम सिक्रेशन की वजह से जो सोडियम और वाटर है वो यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। तो बताओ, आपको पता है कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, तो सोडियम और वाटर के रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ADH, या ADH भी नहीं है, ADH तो पानी के लिए है, तो इसके लिए एक ही हार्मोन है विच इज़ एल्डोस्टेरॉन, और वो कौन रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने वाला कौन सा हार्मोन है। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्यों कह रहा है कि कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट कौन करता है ना, बच्चे विल बी, जो बच्चे होंगे ना वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक हो गया थायरॉक्सिन विच इज T3 T4, और एक हो जाएगा आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, है ना, जो कैल्शियम इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। दोनों ही कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। लेकिन बॉस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि NCERT के अंदर थायरॉक्सिन का जो कैल्शियम के साथ कोई खास रिलेशन नहीं दिखाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन बॉस कैल्शियम को खींचने के लिए ना कुछ देना भी पड़ेगा। अगर आप इंटेस्टाइन में से, मसल्स में से, बोन्स में से कैल्शियम निकाल रहे हो तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा, तभी तो वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी ना। और किसके रिस्पॉन्ड में ये एक्सचेंज होता है, फॉस्फेट के रिस्पॉन्ड में। तो फॉस्फेट को देकर कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करते हैं, तो ये काम कौन करता है, पैराथायरॉयड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर दो ऑप्शंस आएंगे तो क्या होगा, पैराथायरॉयड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू द वाटर एंड दिस हमने कर लिया है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट मैमेलियन MSH इज सिक्रेटेड बाय, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको पता है ये है एड्रिनल, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है पोस्टीरियर। और आपको ये भी पता है कि यार एंटीरियर के एक और लोब होता है जिसे आप कहते हो इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिएट, है ना। और मैंने आपको सिखाया था कि ये एंटीरियर से आपके 6 हार्मोन्स निकलते हैं, पोस्टीरियर से आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं, और इससे आपका एक ही हार्मोन निकलता है विच इज MSH, तो ये निकलता है पार्स इंटरमीडिएट से, ओके। नेक्स्ट ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, स्टेरॉइड और आयोडोथायरोक्सिन, इनमें से किसको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होगी। वापस से वो सीक्वेंस चेक करो, 4 तरह के हार्मोन्स हैं। पहले हैं अमाइनो एसिड, दूसरे हैं पेप्टाइड, तीसरे हैं आयोडोथायरोनिन, चौथे हैं स्टेरॉइड। सेकेंडरी मैसेंजर इन दोनों में चाहिए होता है, इन दोनों में सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए। क्यों, वो आपको लेक्चर देख के समझ में आ जाएगा, लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन होंगे इसमें से, अमाइनो एसिड में कौन कौन से आते हैं, एपिनेफ्रिन आता है अमाइनो एसिड का, और
ग्लूकागॉन आता है। ये पेप्टाइड हो गया, ये अमाइनो एसिड का हो गया, ये दोनों कैसे होते हैं, ये स्टेरॉइड है। तो ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, टेटनी इज कॉज बाय, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, बिकॉज ऑफ द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कम होगा बिकॉज ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, अगर वो कम हो गया है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। नेक्स्ट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम कम है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए। अब देखो ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करने के लिए कौन रिलीज होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। तो भाई एक्स क्या होना चाहिए, पीटीएच। हो गया सॉल्व, इजी है। नेक्स्ट, हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन कैन कॉज द डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है, माइलाइटिस और इंसिपिडस, दोनों की ही डिटेल मैंने लेक्चर में आपको पढ़ा रखी है। इंसिपिडस क्यों होती है, क्योंकि एडीएच कम हो जाता है। मेलाइटिस कब होती है, जब इंसुलिन कम हो जाएगा। मेलाइटिस का मीठे के साथ रिलेशन होता है, लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि यार मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, ये गलत है। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, बॉडी में इंसुलिन कम हो गया उसकी वजह से डायबिटीज़ होना इज़ द करेक्ट द रीज़न। और जिसको डायबिटीज़ है उसे मीठा कम खाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस इज बिकॉज ऑफ द एडीएच, और इसका दूर दूर तक, कितनी दूर तक, इतनी दूर तक कोई रिलेशन नहीं है किस चीज़ से, मीठे खाने से। ठीक है, तो इट हैज़ नो रिलेशन विद मीठा, तो वी कैन से एडीएच इज़ द सीधा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन अगर ज़्यादा सिक्रेट होगा तो बताओ क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे हाइपोग्लाइसीमिया, स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, या फिर आपका ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया तो नहीं होगा। क्या होता है ग्लाइकोसूरिया, कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना, ये होता है ग्लाइकोसूरिया। अब अगर ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गया है। कब आएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या इंसुलिन के हाइपर सिक्रेशन से कभी भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ सकता है, नहीं, बल्कि कम होगा ना, क्योंकि इंसुलिन तो कम करता है ग्लूकोज ब्लड के अंदर। तो बॉस ये तो नहीं हो सकता। बाकी स्वेटिंग हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम कर देगा, ये सही है। और इरिटेबिलिटी भी कॉज कर सकता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन और है, फटाफट से निपटाते हैं और फिर हम आएंगे आपके, मतलब 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। कह रहा है एडिसन्स डिसीज। तो एडिसन्स डिसीज का रिलेशन किसके साथ था, अगर आपको याद हो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के साथ। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो एडिसन्स डिसीज कॉज करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो आप कह सकते हो हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन से वाला, हाइपोसिक्रेशन, कम हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा सिक्रेट होगा तो आप जानते हैं कि कौन सी डिसीज़ हो सकती है, या फिर कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका नेचर कैसा होता है। तो ये अगेन वो चार्ट मैंने आपको दे ही दिया है कि कौन से हार्मोन का कौन सा नेचर होता है, तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो आपके फैटी नेचर के होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप अपने दोस्त से, है ना, अपनी हाइप बढ़ाने के लिए पूछ सकते हो कि भाई बता दे को आता है कि नहीं आता, तो ये उसको नहीं आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एएनएफ जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट फंक्शन करता है इनमें से किस हार्मोन के। तो एएनएफ जो होता है एंटी नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर, जो आपके हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होगा और ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो इट्स फंक्शन इज टू रिड्यूस द बीपी। और एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो आपके बीपी को इंक्रीज करता है, राइट, रेनिन और एल्डोस्टेरॉन। तो ये किसके ऑपोजिट फंक्शन करेगा, एल्डोस्टेरॉन के। नेक्स्ट, टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय। तो हार्मोन जो टर्म है वो किसने दी थी, तो ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में ही सिखाया है कि बताओ फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट हार्मोन कौन सा एक्सट्रैक्ट किया था, किसने डिस्कवर किया था, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन होता है, ये सब कुछ। तो आप कह सकते हो कि स्टार्लिंग जो है उन्होंने पहली बार ये जो हार्मोन टर्म दी थी और सिक्रीशन के लिए। ठीक है, इंसुलिन तो बाद में जाके डिस्कवर हुआ है, जो कि फर्स्ट हार्मोन निकाला गया है बॉडी से, उससे पहले ही हार्मोन्स डिस्कवर हो चुके थे। तो ये नाम जो है वो स्टार्लिंग ने सिक्रीशन के लिए दिया था। T3 T4 हार्मोन जो है दे सिंथेसाइज बाय, बहुत सिंपल, फॉलिकल्स, बिकॉज थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, ये होता है इनफंडिबुलम या इस्थमस, और ये होते हैं क्या, फॉलिकल्स।
इस वाले पार्ट में दो सेल्स आती हैं, एक आती हैं फॉलिकल सेल्स, एक होती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करती हैं टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, और फॉलिकल्स रिलीज करते हैं T3 और T4। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं इनको आप स्ट्रोमा सेल्स भी कह सकते हो। तो स्ट्रोमा सेल्स जो है वो आपका टीसीटी रिलीज करेंगे, लेकिन T3 T4 जो है ये फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करेंगे। कौन आइडेंटिकल है? सोचो कौन एक जैसा आपको नज़र आ रहा है? तो वो है वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम क्या होता है? ADH। दे बोथ आर सिमिलर। ठीक है। अ पर्सन पासिंग मच यूरिन एंड ड्रिंकिंग मच वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, यूरिन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके ब्लड में ग्लूकोज नहीं है। अगर देखो ब्लड में ग्लूकोज होता तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती, लेकिन इसमें उसके ब्लड में ग्लूकोज नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा उसके साथ? उसके साथ जो एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है ना, उसका सिक्रेशन कम हो गया होगा। बिकॉज अगर उसका सिक्रेशन कम होगा तो फिर बॉडी में से पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा और बार बार यूरिनेशन होगा, या फिर ADH की कमी हो गई होगी, क्योंकि ADH जब बॉडी में कम होता है तो पानी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ADH ऑप्शन में है या फिर एल्डोस्टेरोन। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ रिडक्शन इन इंसुलिन, नहीं, रिडक्शन इन द वैसोप्रेसिन, हाँ ADH का रिडक्शन हो गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम उस पर्सन को आ रही है। नेक्स्ट GIP, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये जो हार्मोन्स होते हैं आपके, ये स्टिमुलेट करते हैं किसके रिलीज़ को? तो आप कह सकते हो ये स्टिमुलेट करते हैं द रिलीज ऑफ इंसुलिन या कैल्सिटोनिन। सो ये इंसुलिन के इसको रिलीज़ करेंगे। और कौन रिलीज़ करता है इसको? गैस्ट्रॉन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी बॉडी के अंदर एक तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन था उसने इंक्रीज़ करी थी, तो ये जो आपके GIP होते हैं ये उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और कौन रिलीज़ करेगा? इंटेस्टाइन रिलीज़ करेगा, ताकि गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हो जाए, और साथ में गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ कैल्सिटोनिन क्या नॉन आयोनाइज होता है? बिल्कुल सही है। आपको पता है थायराइड के दो हार्मोन्स हैं, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 आयोडाइज होते हैं, मतलब वो आयोडीन से बनते हैं, और ये वाला नॉन आयोडाइज होता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत छुपा के लिखी हुई है NCERT में, बच्चों को नहीं पता होता, आप याद रखना। ठीक है, T3 T4 कैसा होता है? आयोडीन से बना होता है, और जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन जो है वो नॉन आयोडाइज्ड है। ठीक है, कैल्सिटोनिन जो है सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये सही है। कैल्सिटोनिन जो है रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल, सही है। कैल्सिटोनिन जो है इज कॉल्ड द TCT, सही है। TCT इज़ हाइपरग्लाइसेमिक, नहीं, ये आपको पता है कि बॉडी में ग्लूकोज कैल्शियम कम कर देगा, तो ग्लूकोज का कोई रोल ही नहीं है इसका, ये छोड़ दो, ये गलत है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। 51 से लेके 100 क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। लेट्स एंड दिस सेशन टिल हियर ओनली। हम मिलेंगे हमारी आने वाली मुलाकात में। आज के क्वेश्चन जो हमने किए हैं, होपफुली इससे आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, और जो टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज भी हो गए होंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मुलाकात में। डेफिनेटली वॉच इट आउट, है ना, सारे सेशंस प्रोडक्टिव हैं, और दैट इज़ व्हाट, है ना, मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, सारे सवाल लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार आप अपनी थोड़ी से एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ही लगा रहे हैं, जिसका आउटपुट एनी हाउ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन करते रहें, थकना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, और विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।